सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इसके अंतर्गत एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में आपको एम्पियर के परिपथीय नियम का स्टेटमेंट मैंने समझा दिया था। यहाँ हम फिर से इसका स्टेटमेंट उठाएंगे और साथ में उसको हम प्रूफ करेंगे। आपको ये परीक्षा में बच्चों 3 नंबर का प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखो एवं सिद्ध करो। तो आइए, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है। ये नियम कहता है कि किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, ये नियम कहता है किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी विद्युत धारा का μ0 गुना होता है। ये हमारे पास एम्पियर का परिपथीय नियम है। अर्थात अगर मैं इसको लिख लूं तो ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इक्वल टू μ0 इंटू I। ये इसका गणितीय रूप है, तो आपको गणितीय रूप याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इक्वल टू होता है μ0 इंटू I। अब इसका अपन प्रूफ देखते हैं कि ये नियम आपको करना है। प्रूफ कैसे करना है। मान लीजिए हमारे पास एक रेखीय चालक है, इसका नाम मैंने दे दिया मान लो x, y या p, q, कुछ भी। इसमें I करंट इसमें फ्लो हो रहा है और इसकी लंबाई अनंत है, कितना भी है, लंबाई डिफाइन नहीं है। अब इसके पास मान लीजिए यहाँ से r दूरी पर या p दूरी पर, किसी भी दूरी पर, यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु p है, यहाँ पर मैं एक बिंदु p की करता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप बच्चों इस पर ध्यान दें, जैसे इसमें तीर की दिशा में I विद्युत धारा है, यानी विद्युत धारा x से y की हो जा रही है। तो अगर हम दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे सेकेंडरी वृत्त के रूप में आएंगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर ऐसे होगा, सबके समझ आ रही होगी। और चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा इस पर ये होगी, ये चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा, माने प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस पर इस पथ रेखा के अनुदेश होगी, B की दिशा यहाँ पर ही होगी। और अगर मैं इसका एक अल्पांश ले लूं dl, तो उसकी दिशा भी यही होगी, यही B की दिशा होगी, यही काय की दिशा होगी, dl की दिशा होगी, यही होगी, ठीक है ना। यानी अगर B वेक्टर और dl वेक्टर के बीच के एंगल ले लें तो वो 0 होगा, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले आप इसमें थ्योरी लिखोगे, तो आप लिखोगे इसमें कि माना x y एक धारावाही तार है जिसकी लंबाई अनंत है या परिभाषित है, और ये सीधा है। इसमें तीर की दिशा में यानी x से y की ओर I विद्युत धारा मान लीजिए फ्लो हो रही है, I करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तीर के अनुदेश I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाऊं तो इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो दाएं हाथ की हथेली के नियम अनुसार चुंबकीय क्षेत्र जो है या चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसमें सेकेंडरीय वृत्त के रूप में आएंगे यहाँ पर, माने इसको तार को ऐसे घेरेंगे। अब मान लीजिए जैसे r दूरी पर एक बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो हमें लिखना पड़ती है, वो हमें सीधा फॉर्मूला याद करना है। इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बिंदु P पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी हमारे पास B इक्वल टू, या सिर्फ B ले लेते हैं अभी, μ0 I अपॉन 2 पाई, दूरी r ले लें तो r आ जाएगी,
और दूरी ए ले लें तो ए आ जाएगी। तो मी नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये डेरिवेशन है बच्चों, मैं आपको ये याद करा दूं, आप याद कर लेना। किसी अनंत लंबाई की धारावाही सीधे चालक तार के कारण, धारावाही सीधे तार के कारण उसके पास किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, मी नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इतनी होती है। जहाँ पर आर है वो दूरी, अगर दूरी को आप ए लोगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा, एक्स लोगे तो एक्स हो जाएगा, इतनी होती है। तो इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का कितना होगा। अब पी पर ही नहीं, जितने भी बिंदु यहाँ से आर दूरी पर हैं, ये पूरे इस वृत्त पर जितने बिंदु हैं, सब बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी, मी नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है। और दिशा क्या होगी इसकी, दिशा होगी स्पर्श रेखा के अनुदिश। माने इस पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, उस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा ड्रॉ होगी दाएं हाथ के नियम अनुसार ऐसी, तो वो उसकी चुंबकीय क्षेत्र दिशा होगी। यहाँ पर ये होगी चुंबकीय क्षेत्र दिशा, यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा ये होगी, इसकी दिशा होगी। ठीक है ना। इसको मैंने समीकरण 1 बना करके यहाँ पर रखा। ठीक है ना। अब हम निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन। ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास कि किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार, बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो कितना होगा रेखीय समाकलन। तो अब इनको निकालते हैं। तो जो हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो बी डॉट डीएल, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट का सूत्र क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो बी डॉट डीएल इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा। हम यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वह 0 होगी, क्योंकि जो बी वेक्टर की दिशा है वही डीएल की दिशा है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इन इंटीग्रेशन बी इंटू डीएल इंटू कॉस 0। अब कॉस 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी इंटू डीएल, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है इंटू 1। अब बी का मान पुट कर दो बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से मान लिखो बी का। तो यहाँ पर आ जाएगा मी नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल। अब मी नॉट आई अपॉन 2 पाई आर की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी ना, क्योंकि हम पढ़ चुके यहाँ प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ नियत होगी, क्योंकि तो आर पर निर्भर करेगी। आर वक्र के प्रत्येक बिंदु की यहाँ से दूरी आर एक समान होगी। तो मी नॉट आई अपॉन 2 पाई आर को अपन बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन एप्लीकेबल होगा डीएल। तो इंटीग्रेशन समाकलन का के प्रतिशत कर रहा है जोड़ को, तो इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू, डीएल मतलब छोटे छोटे जो अल्पांश हैं, इन सब अल्पांशों का जोड़, इन सब अल्पांशों को जोड़ोगे तो इसकी पूरी परिधि की लंबाई बन जाएगी। तो इस वक्र की परिधि कितनी होगी 2 पाई आर होगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल टू होगा 2 पाई आर। अगर दूरी ए होगी तो 2 पाई ए हो जाएगी। तो पहले यहाँ पर लिखो इक्वल टू आ जाएगा मी नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। आर से आर 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, इक्वल टू आ गया मी नॉट आई। तो क्या के बराबर आ गया जी बी डॉट डी। तो नहीं करें तो इस प्रकार लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू होगा मी नॉट इंटू आई। ये हमारे पास यही परिपथीय नियम है, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो इस प्रकार से आपको एम्पियर के परिपथीय नियम का एक प्रूफ ये सामने है। बहुत सिंपल है बच्चों, आपको एक चित्र बनाना है, एक्स वाई एक रेखीय चालक लेना है, आई करंट भेजना है, एक पॉइंट लेना है, आर दूरी ले लेना है, एक सर्कल बनाना है कि वो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर इस टाइप से होगा, उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ होंगी पॉइंट पर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख देना है, और बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है ये हम जानते हैं, इसको हम जानते हैं कि हम जानते हैं बिंदु पी पर क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। अब इसके बाद हमें सीधा रेखीय समाकलन पा जाना है, और यहाँ पर बी डॉट डीएल कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 करके कॉस 0 की वैल्यू बंद करके इसको खत्म कर देना है। तो बी इंटू डीएल बचेगा, बी की वैल्यू लिख के वहां बाहर कर देना और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है।
ये है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छी तरह से इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, लीजिए बच्चों, अब हमारे पास अगला टॉपिक है धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। ये बताना है और फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि एक परिनालिका की लंबाई दी है और चीजें दी हैं, तो हमें इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। बच्चों इसका सूत्र हमें बहुत काम का है, सूत्र चाहिए होता है और इस टाइप का सवाल आपको परीक्षा में पूछा गया है। कई बार ये आपको परीक्षा में परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाता है और साथ में या आगे भी हमें काम का है। तो सबसे पहले आता है कि परिनालिका क्या कहलाती है। तो कोई आपने खाली पाइप देखा, जैसे ये मार्कर है, मैं इसके अंदर का सब चीजें निकाल देते हैं, खाली पाइप की तरह हो जाएगा ये होलो पाइप। इसके ऊपर हम तार लपेट दें और उसमें करंट भेजें तो इसको कहेंगे धारावाही परिनालिका। तो एक समान व्यास की कोई खोखली नली हो, उस पर हम बहुत सारे पृथक तारों के फेरे लपेट दें तो इसको बोलते हैं अपन परिनालिका, और उसमें करंट जा रहा है तो नाम हो जाएगा धारावाही परिनालिका। ठीक है, मैं चित्र बना के बता दूं आपको, तो इसको बोलेंगे परिनालिका। जैसे मैंने ऐसा एक पाइप ले लिया और इस पाइप पर मैंने क्या किया, इस टाइप से तार लपेट दिए, साइड से इसमें बहुत सारे तारों के फेरे इसमें लपेट दिए, बच्चों लपेट दिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर परसों को मैंने करंट भेजा इसमें, तो इसको कहते हैं धारावाही परिनालिका। इसी को बोलते हैं बच्चों धारावाही परिनालिका। ठीक है ना, अब इसकी विशेषता क्या होती है बच्चों, इसकी विशेषता क्या होती है धारावाही परिनालिका की? इसकी विशेषता होती है, तो मान लेते हैं इसकी विशेषता होती है कि जो धारावाही परिनालिका होती है ये दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, है ना, कि धारावाही परिनालिका जो होती है, करंट करेंगे सोलेनॉइड जो होती है, सोलेनॉइड बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये दंड चुंबक की तरह है, एक बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है। ये ध्यान रखना आपको, है ना। और हम विद्युत चुंबक बनाने के लिए स्पेशल इसी का प्रयोग करते हैं। मगर आपको कृत्रिम चुंबक बनाना है, कृत्रिम बार मैग्नेट, उसी का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र में बेसिकली 0 होता है और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र काफी ज्यादा होता है और प्रायः एक समान होता है, प्रायः। ठीक है ना, तो इसके अंदर किसी बिंदु पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है तो बच्चों की वैल्यू होती है B = μ0 × Ni। ये सूत्र आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, B0 Ni। किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों B0 Ni। ये ध्यान रखना बात, कहाँ पर रहती है, परिनालिका के अंदर। किसी धारावाही परिनालिका, सोलेनॉइड और सोलेनॉइड मतलब ऐसा पाइप ले लें, उसमें तार लपेट दें तो उसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऐसे होती है B0 Ni। यहाँ पर N क्या है, I क्या है? तो I तो बहुत सिंपल है, करंट है, लेकिन N क्या है? N है इसकी इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, या क्या कहते हैं, फेरों का घनत्व है, डेंसिटी। इकाई लंबाई मतलब एक, अगर ये 10 सेंटीमीटर के तो 1 सेंटीमीटर पर कितने फेरे, वो N है। अगर ये 25 सेंटीमीटर की तो 1 सेंटीमीटर पर कितने फेरे। तो इकाई लंबाई में फेरों की संख्या N है, ध्यान रखना, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या N है। तो किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B0 Ni, B = μ0 Ni होता है अंदर, और लगभग एक समान होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी धारावाही परिनालिका, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ध्रुवता के मतलब ये दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अगर दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है तो इसमें 2 ध्रुव होंगे N और S, तो इसकी ध्रुवता ज्ञात करने के भी नियम है, तो वो भी मैं आपको यही बता दूं, इसकी ध्रुवता ज्ञात करने का नियम। जैसे धारावाही परिनालिका है, उसमें ऐसे तार लपेड़े हैं और इसमें हमने करंट भेजा, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे उस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर देखो जरा, ऐसे हमने तार लपेड़ा, इस पर तार लपेड़े, तार में ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे घूम रहा है करंट, मतलब ऐसे। तो जिस तरफ से हम देख रहे हैं ये वाला नॉर्थ होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो ये वाला नॉर्थ पोल होगा, वो वाला साउथ होगा। और अगर मैंने करंट भेजा, करंट ऐसी है, ऐसा फ्लो हो रहा है करंट इसमें, तो फिर ये साउथ होगा, वो नॉर्थ होगा। मतलब धारावाही परिनालिका के जो पोल होते हैं, ध्रुव, उसका नियम है कि अगर हम किसी धारावाही परिनालिका के क्रॉस सेक्शन को सामने से देखें, अब यदि उसमें प्रवाहित तारों में धारा की दिशा वामावर्त है, तो फिर ये नॉर्थ पोल है और दूसरा वाला साउथ है।
और अगर जैसे प्रवाह धारा की दिशा दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, तो फिर ये वाला साउथ पोल है, उत्तर वाला नॉर्थ पोल है। तो ये धारावाही परिनालिका की ध्रुवता ज्ञात करने के नियम है। अगर मान लीजिए अभी यहाँ पर ये करंट ऐसे बह रहा होता, ऐसे बह रहा हो, ये वाला नॉर्थ होगा, ये वाला साउथ होगा, और अगर मैं इसके डायरेक्शन को बदल दूं, चल को उल्टा कर दूं, तो ये साउथ हो जाएगा, वो नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमें ये भी पता चलता है कि धारावाही परिनालिका की ध्रुवता निश्चित नहीं होती है, वो करंट के डायरेक्शन के आधार पर बदल भी जाती है। और धारावाही परिनालिका धन चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसे हम धन चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्राय एक समान होता है, इसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है। अब हमारे लिए ये सवाल आता है परीक्षा में, ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो क्या है, एक परिनालिका की लंबाई 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, आधा मीटर लंबी है, और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर इसकी। परिनालिका की त्रिज्या जो रेडियस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब अगर इसमें 500 फेरे हैं, 500 फेरे हैं, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा ये बता रहा है, जबकि इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, इसमें दिया है, दिया क्या है भैया, दिया क्या है, परिनालिका की लंबाई, परिनालिका की लंबाई, इसकी लंबाई है एल, मान लेते हैं एल बराबर 0.5 मीटर, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या त्रिज्या कितनी भी हो पर वो माननी पड़ेगा, यहाँ पर त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। और इसमें करंट कितना जा रहा है, धारा कितनी जा रही है, आई, आई की वैल्यू है 5 एम्पीयर। ठीक है। और कुल फेरे कितने हैं, कुल फेरे, कुल फेरे या फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या या फेरों की कुल संख्या, फेरों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या, कुल संख्या, इसको अपन कैपिटल एन मान लो, ये है हमारे पास 500 फेरे। ठीक है। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है बच्चों, हमारे पास सूत्र होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये हमारे पास सूत्र है। ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, बायोसिवेट के लिए मैं बताया था। एन क्या है, एन है इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, और इसने दी है कुल लंबाई में फेरों की संख्या, कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है 0.5 मीटर, हमें चाहिए इकाई लंबाई, जैसे 0.5 मीटर में इकाई लंबाई 1 मीटर चाहिए, कितनी होगी, तो वो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर वाली स्थिति में जाएंगे तो वहां पर, और मीटर में जाएंगे तो वहां। और आई की वैल्यू हमारे पास ये दी है, तो हम क्या करें, एन पता करेंगे पहले। तो बच्चों कुल फेरे कितने हैं, कुल फेरों की संख्या का सूत्र होता है एन इंटू एल जे। तो एन इंटू एल की वैल्यू यानी कैपिटल एन इक्वल टू होता है एन एल, और इसकी वैल्यू उसने कितनी दी है आपके लिए, इसकी वैल्यू दी है उसने 500, 500 एन एल की। भाई कुल फेरों की संख्या का सूत्र होगा इकाई लंबाई में एन फेरे, तो एल लंबाई में एन इंटू एल फेरे, तो कुल फेरे तो कैपिटल एन मान है, इसका 500 है, तो मुझे चाहिए स्मॉल एन का मान, तो स्मॉल एन इक्वल टू क्या होगा, 500 बटे एल होगा, नहीं होगा, 500 बटे एल होगा। अब 500 बटे एल जो हमारे पास आया हुआ है, इसकी वैल्यू आप निकाल लेना, यहाँ पर आप इसको सीधी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा मी नॉट, तो मी नॉट की वैल्यू क्या होगी 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। कैसे आया, क्योंकि मी नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू दी पावर -7, तो इसका हम 3 गुणा कर देंगे, और एन की वैल्यू ये है 500 बटे एल, आई की वैल्यू है 5, अब इसकी वैल्यू 0.5 है मीटर है, ऐसा ही सिस्टम आ गया, तो रख दो उसकी वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू 500 इंटू 5 अपॉन 0.5, 0.5 एल का मान है। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 5000 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू 5000 है, 5 मल्टीप्लाई 5 से 5 कट गया, पॉइंट हटाया तो एक डिजिट के 1 जीरो ऊपर बढ़ा दिया। अब ये 5 चौके 20, 20 1 2 3 1 2 3 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 हमारा आंसर हो गया। अब चाहो तो पाई की वैल्यू लिख दो, अब ये हमारे पास आ गया 20,000 इंटू 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -7। अब यहाँ पर दो इसको गुणा कर देते हैं, तो 314 दूनी
628 6.28 और ये हमारे पास आ गया। और 1 2 3 4 2 का गुणा इसमें कर दिया और 1 2 3 4 में यहाँ पर कम कर दो 4 घात 10⁻³ हो जाएगा। 6.28 10⁻³ टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा क्या होता है बच्चों, क्या होता है, टेस्ला। तो यहाँ पर इस परिनालिका के अंदर, अगर यही परिनालिका है ये वाली, इसके अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी 6.28 × 10⁻³ टेस्ला। तो अगर ऐसा कोई सवाल आपको परीक्षा में आ जाता है बच्चों, तो मेरी समझ से अब आप इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगली चीज के पास चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लॉरेंज बल। मैं इस पर यहाँ पर फिर से बड़ा सा लिख दूं। अब हम लॉरेंज बल के बारे में पढ़ रहे हैं। लॉरेंज बल, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये क्या होता है लॉरेंज, ठीक है। तो बच्चों लॉरेंज जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, फिजिसिस्ट का नाम है। इनका पूरा जो नाम है वो है हेनरिक एंटोन लॉरेंज। हेनरिक एंटोन लॉरेंज, उन्होंने इस बल को एक्सप्लेन किया था, उन्हीं के नाम पर इसको लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल कहलाता क्या है, तो क्या होता है बच्चों, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, रखा हुआ हो तब नहीं, गति करे। जब कोई आवेशित कण, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो गया, तो जैसे वह किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। इसी बल को अपन बोलते हैं वो लॉरेंज बल। डेफिनेशन क्या दी जाती है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। क्या है बच्चों, डेफिनेशन क्या है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, आवेशित होना चाहिए कण, तब उस पर एक बल कार्य करने लगता है। इस बल को ये क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल। मजे की बात, ये जो लॉरेंज बल होता है ये गति की दिशा यानी कि वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत कार्य करता है, दोनों के लंबवत कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत कार्य करता है, ठीक। अब ये लॉरेंज बल कहलाता है। अब इस बल का वैल्यू कितनी होती है इसको नापा। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करूँ। मान लीजिए इस कमरे में चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटर हो तो उस पर लॉरेंज बल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अगर कोई प्रोटॉन एंटर हो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अगर यहाँ पर कोई न्यूट्रॉन एंटर हो लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा न्यूट्रॉन पर, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल कण है, आवेशहीन कण है। और ये बल किस पर काम करता है, किस पर काम करता है, आवेशित कणों पर, ठीक है। तो मैं ये स्पष्ट करने के लिए कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उसी पर ये काम करता है, ठीक है ना। तो लॉरेंज ने खोजा था। अब मान लीजिए कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए आवेश, यहाँ पर मैं एक चुंबकीय क्षेत्र बना देता हूँ। आपको याद होगा कि क्रॉस के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं इसकी दिशा होती है कांच के तल के लंबवत अंदर की ओर। अगर बिंदु बिंदु बना दे तो बाहर की ओर। कोई चुंबकीय क्षेत्र है इसकी दिशा कांच के तल के लंबवत अंदर की ओर है। इसमें मान लीजिए कोई आवेशित कण क्यू एंटर होता है, क्यू इसमें एंटर हो रहा है, कोई आवेशित कण है एक क्यू इसमें एंटर, ठीक। तो इस पर मान लीजिए एफ बल कार्य करता है। तो लॉरेंज ने बताया कि जब कोई आवेशित कण क्यू, मान लीजिए कि इस पर आवेश है, किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में एंटर होता है, प्रवेश करता है या गति करता है, तब उस पर कार्य करने वाला जो लॉरेंज बल होता है वो अन्य कारकों पर निर्भर करता है। किन कारकों पर, पहला लॉरेंज बल का मान आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना आवेश होगा उतना ही लॉरेंज बल, ज्यादा आवेश ज्यादा लॉरेंज बल, कम आवेश कम लॉरेंज बल। नंबर 2, इसका मान चुंबक इसके वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। या चाल के, मान लीजिए चाल जितनी होगी वेग जितना होगा, मैं अभी एफ को वेक्टर ना लेकर के ऐसे ले लेता हूँ, तो यहाँ पर एफ क्यू के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा एफ अनुक्रमानुपाती भी, मतलब एफ की जो वैल्यू है वो भी के अनुक्रमानुपाती होगी। जितनी स्पीड से वाई एंटर होगा उतना ज्यादा फोर्स काम करेगा, जितनी स्पीड कम होगी फोर्स भी उतना ही कम होगा। नंबर 3, एफ की वैल्यू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है।
चुंबकीय क्षेत्र जितना ज्यादा होगा तेज, बल भी उतना ज्यादा लगेगा, और चुंबकीय जितना कम होगा बल उतना कम लगेगा। नंबर 4 साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। साइन थीटा के, यहाँ पर थीटा जो है वह गति की दिशा माने वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दिशा के बीच का कोण है, माने किस कोण पर एंटर हो रहा है वो, 30, 40, 50, 60, 90 किस कोण पर एंटर कर रहा है। तो एंटरिंग के समय इसके जो डायरेक्शन है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, दोनों के बीच के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। ये लॉरेंज बल के लिए फैक्टर है। अब इसको संयुक्त रूप में लिखते हैं, मिलाकर लिखते हैं संयुक्त रूप में। तो इसको संयुक्त रूप में लिखेंगे तो आंसर आता है एफ अनुक्रमानुपाती क्यू बी बी इंटू साइन थीटा। ये लॉरेंज बल का हमारे पास संयुक्त फार्मूला है। जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के क्यू बी बी साइन थीटा। ये हमारे पास लॉरेंज बल का फार्मूला आता है। तो लॉरेंज बल का फार्मूला क्या होता है, के इंटू के बी बी साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है इस प्रकार चयनित किया जाता है, इसको इस प्रकार लिया जाता है इनके मान कि के की वैल्यू 1 हो जाए। यदि के की वैल्यू 1 है तो एफ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर क्यू बी बी साइन थीटा, ये आ जाएगी क्यू बी बी साइन थीटा। तो ये हमारे पास लॉरेंज बल का सूत्र है। तो लॉरेंज बल का सूत्र होता है एफ इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है बच्चों, साइक्लोट्रॉन मशीन पूरी इसी पर काम करती है। तो क्या बताया लॉरेंज ने कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल का मान चुंबकीय क्षेत्र पर वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, कितना आवेश है उसकी स्पीड या चाल के अनुक्रमानुपाती होता है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, जहां पर थीटा वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दिशा के बीच का कोण है। इन चारों को मिलाकर लिखें तो ऐसा आ जाएगा, और इस प्रकार हमें यह सूत्र प्राप्त होगा एफ इक्वल टू के क्यू बी साइन थीटा। के समानुपाती नियतांक है, इनके मात्रक का चयन इस प्रकार किया जाता है कि के की वैल्यू 1 हो जाए। तो यहाँ पर एफ इक्वल टू आ जाएगा क्यू बी बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से इसका सदिश रूप आता है। सदिश रूप में इसको लिखते हैं वेक्टर फॉर्म, क्योंकि फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको सदिश रूप में लिखते हैं एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू पर तो कुछ नहीं लगाना है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इसका सदिश रूप है। तो वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसा लिखा जाता है वी एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस क्रॉस बी वेक्टर, ये इसका सदिश रूप है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमें ध्यान रखना है एफ वेक्टर की दिशा वी वेक्टर के तल के समृत तल के लंबवत दक्षिणावर्ती पेंच के नियम अनुसार होती है। माने दक्षिणावर्ती पेंच जैसे बी से बी की ओर अगर हम एंगल नाप रहे होते बाहर की हो जाएगा, और अगर ऐसे नाप रहे होंगे तो उल्टा हो जाएगा की ओर। तो आप याद करो जैसे हम बालाघूर आदि की दिशा ज्ञात करते थे दक्षिणावर्ती पेंच नियम अनुसार, वैसे यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एफ इक्वल हो गया क्यू इंटू वी क्रॉस बी या क्यू बी बी साइन थीटा। अब आपसे यहाँ पर इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछते हैं, तो ये दो बातें ध्यान रखना है। देखिए यदि थीटा की वैल्यू 0 हो तब एफ की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी क्यू बी बी इंटू साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, सब कुछ 0 हो जाएगा। तो अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में 0 एंगल पर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में है उसी दिशा में प्रवेश करता है, माने चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश एंटर होता है, तब उस पर कोई लॉरेंज बल काम नहीं करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण की बात है। कैसी गजब की बात है कि गति भी कर रहा है तब भी बल नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र ये चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हो कहाँ पर है, अंदर की ओर है। अब अगर कोई आवेशित कण उसमें इस प्रकार एंटर हो, इसी प्रकार जैसा चुंबकीय क्षेत्र है, तो उस पर कोई लॉरेंज बल काम नहीं करेगा। फर्स्ट केस है। सेकंड केस है यदि थीटा की वैल्यू 90 हो, 90 इसकी मिनिमम वैल्यू भी कहलाती है मिनिमम वैल्यू। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो देन वी गेट एफ इक्वल टू क्यू बी बी इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो एफ की वैल्यू आ जाएगी क्यू बी बी, क्यू बी बी ए इसकी वैल्यू आ जाएगी, ए इसकी मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम। तो आपसे जब ये लॉरेंज बल पूछा जाता है, लॉरेंज बल पूछा जाता है तो आपसे दो बातें पूछी जाती है इसमें। आपसे पूछेगा लॉरेंज बल का सूत्र लिखिए या लॉरेंज बल क्या है बताइए, उसका अधिकतम और न्यूनतम मान बताइए, अधिकतम न्यूनतम मान। तो याद रखना लॉरेंज बल का न्यूनतम मान कितना होगा 0, अधिकतम मान होगा क्यू इंटू वी इंटू वी, क्यू वी वी ये मैक्सिमम वैल्यू होती है लॉरेंज बल की। अब तीसरा देखें, यदि
यदि मान लीजिए भी 0 है तब Q की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब F की वैल्यू 0 हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ देखो इसकी वैल्यू 0 लिखो तो सब 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इस चुंबकीय क्षेत्र में विराम अवस्था में है, रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, तो कोई बल काम नहीं करेगा। जैसे ही चलेगा बल करेगा, मतलब वो रुका है कोई बल काम नहीं करेगा, और जैसे ही चलेगा, जैसे ही चलने को होगा उस पर बल कार्य करने लगेगा। तो याद रखना ये गतिमान आवेश पर बल काम करता है, ना कि स्थिर आवेश पर। अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर है तो उस पर किसी प्रकार का कोई लॉरेंज बल काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। और बाकी तो आप समझते ही हो, बी 0 तो वैसे ही 0 हो जाएगा, Q 0 है तो भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास है वो लॉरेंज बल के बारे में पूरी कहानी, इसके अधिकतम और न्यूनतम मान को भी आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बच्चों, एक प्रश्न और यहाँ पर पूछा जाता है कि 90 पर प्रवेश करेगा तो यहाँ पर पूछा का पथ कैसा हुआ। कई बार ये प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, तो मैं आप यहीं पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। अगर कोई आवेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में 90 पर प्रवेश करता है, 90 पर, तो उसका जो पथ है वहां पर वृत्ताकार हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जैसे एंटर होगा तो उसका पथ जो है एक प्रकार का वृत्ताकार पथ पर आ जाएगा वो। और अगर किसी नील कोण पर प्रवेश करता है तो कुंडलीकृत मार्ग पर गति करेगा, कुंडलीकृत मार्ग पर गति करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर दो बातें और इसकी आपको क्या करना है, ध्यान रखना। तो लॉरेंज बल आप लोगों ने यहाँ पर जान लिया ये क्या होता है। अब अपन इसके भी अगर आपको कोई मान लीजिए सवाल आ जाता है परीक्षा में यदि, तो बहुत सिंपल तरीके से आपको Q, B और B इनकी वैल्यू पुट करना है और आपको जो है कर देना है। अब आता हमारे पास लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है ना। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम, यहाँ पर एक बहुत फेमस नियम है बच्चों, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। एक बहुत फेमस नियम यहाँ पर आपको आने वाला है, उसको बोलते हैं अपन फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के, एक बहुत पूछा गया परीक्षा में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। ये नियम अपन को बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत अक्सर ये पूछा जाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। ठीक है ना, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, ये जरा इसको ध्यान दें। लॉरेंज, आप पहले तो ये समझ लो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है किस लिए, तो अपन को ये लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए है ये नियम। क्योंकि अभी हम कुछ समय बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे, फिर परीक्षा तक आते आते कंफ्यूज हो जाते हैं कि दाएं का कहाँ लगना है, बाएं का कहाँ लगना है। तो कोई एक सेपरेट, आप एक को सेपरेटली दिमाग में अपने जगह दें, जब सेपरेटली इसको अच्छी तरह से याद करें ताकि हम इसका दूसरा नियम ना भूलें। तो बच्चों हम दो नियम हमें फिजिक्स में आएंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और एक आएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब दाएं हाथ का नियम जहां पर आएगा वो वहीं पर बताएंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आता है। तो पहला प्रश्न याद रखना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने से संबंधित है। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कैसे संबंधित है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने से संबंधित। अब ये मैंने लिया ये दायां और ये मेरा बायां हाथ, अब बायां हाथ को मेरे इस प्रकार फैलाना है। मैं इस नियम को समझा रहा हूँ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस प्रकार फैलाना है कि ये कहलाती है मध्यमा, ये तर्जनी और ये अंगूठा। ये कौन सी उंगली बचाए, मध्यमा, बीच की मध्यमा, ये तर्जनी और ये अंगूठा। ये नियम कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यदि हम बाएं हाथ की अंगुलियों मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत रहें। ये देखिए 90 का एंगल, ये भी अप्रोक्स 90 का एंगल, तो हमें 90 का एंगल है ये मान करके चल रहा है, इस प्रकार फैला रहा है। ऐसे नहीं फैलाना है, ऐसे नहीं फैलाना है, ऐसे फैलाना, ठीक है ना। यदि हम बाएं हाथ की अंगुलियों कौन कौन सी, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत रहें, परस्पर क्या रहे, लंबवत रहे। अब मान लीजिए तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संकेत कर रही है, तर्जनी क्या की दिशा में संकेत कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और मध्यमा, मध्यमा धनावेश की गति की दिशा में संकेत कर रहा है, मतलब कोई धनावेश एंटर हो रहा है
उसकी दिशा धनावेश का निर्देश है। तो ये मध्यमा धनावेश की गति की दिशा को संकेत कर रहा है, तब लॉरेंज बल की दिशा अंगूठे का निर्देश होगी। माने मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है और कोई धनावेश उसमें ऐसे एंटर हो रहा है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र फैला है और ये ऐसे एंटर हो रहा है, तो लॉरेंज बल ऊपर क्यों लगेगा, ऊपर की ओर। अब मान लीजिए वो ऐसे एंटर हो रहा है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे फैला है, वो ऐसे एंटर हो रहा है, तो फिर लॉरेंज बल की दिशा कहाँ हो जाएगी, नीचे की ओर। तो जैसे कि अभी मैं चित्र बनाया था तो उसमें देखो ऐसे ऐसे लग रहा था, क्योंकि चुंबकीय वो ऐसे लग रहा था, क्योंकि आप देखो एक तर्जनी अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी और ये मध्यमा एंटर की दिशा, तो अंगूठा बल की दिशा, ठीक है ना। तो क्या कहता है, फिर से सुन लीजिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये कहता है, यदि बाएं हाथ की अंगुलियों मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाए कि वे परस्पर लंबवत रहें। अब यदि मध्यमा चुंबकीय तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संकेत करे और मध्यमा धनावेश की गति की दिशा में संकेत करे, तब अंगूठा लॉरेंज बल की दिशा व्यक्त करता है। ये कहलाती है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है ना। अब इसी में एक आता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली, दाएं हाथ की हथेली, हथेली का नियम, मैं इसको नंबर 2 नाम दे देता हूं, नियम नंबर 2। क्यों, क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके ना, 1 नंबर पढ़ा था अपन ने, कहां पर, याद करो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए पढ़ा था अपन ने, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट के बाद, बायोसेवर्ट के नियम। अब आता है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। याद करना कौन सा नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है, अब जैसे आपसे कोई पूछे, अगर कभी कभी ये नंबर 2 नहीं लिखा है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि लॉरेंज बल की दिशा संबंधी दाएं हाथ की हथेली का नियम बताइए, तो यही बोलना है जो मैं बता रहा हूं। क्या, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने संबंधी दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो क्या कहता है, यदि हम दाएं हाथ की हथेली इस प्रकार फैलाएं, देखिए मेरा दायां हाथ है, इस प्रकार फैलाना, इस प्रकार फैलाना। यदि हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां जो है वह अंगुलियां और जो अंगूठा है ये परस्पर लंबवत रहे, अंगुलियां अंगूठा कैसे रहे, परस्पर लंबवत रहे। यदि हम दाएं हाथ की उंगली इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और अंगुलियां परस्पर लंबवत रहे, तो ऐसे नहीं फैलाना, ऐसे। अब मान लीजिए ये जो अंगूठा है वह धनावेश की गति की दिशा बता रहा है, और ये जो उंगलियां हैं ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही हैं, तब लॉरेंज बल की दिशा हथेली की लंबवत बाहर की ओर होगी, हथेली की लंबवत बाहर की। मतलब जैसे मैं मान लीजिए एक पेन पकड़ करके बताता हूँ, ये है, देखो ये है। अब मान लीजिए अंगूठा बता रहा है वो धनावेश की गति की दिशा और उंगलियां बता रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो लॉरेंज बल की दिशा पेन के निर्देश होगी बाहर की। तो ये दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 है, काय से संबंधित, या दाएं हाथ की हथेली का नियम है लॉरेंज बल से संबंधित। क्या बोलता है, यदि दाएं हाथ की हथेली इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां और अंगूठा परस्पर लंबवत रहें। अब यदि अंगूठा मान लीजिए धनावेश की गति की दिशा को संकेत कर रहा है और ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को संकेत कर रही हैं, तो लॉरेंज बल की दिशा हथेली की लंबवत बाहर की ओर होगी, ठीक है ना। तो जो हमारे पास है वो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 काय से संबंधित है, लॉरेंज बल से संबंधित है। समझ में आ गया होगा, पक्का आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक प्रश्न ऐसा बनता है कि विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर का, और एक और हमारे पढ़ने की, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही एंटर करेगा और जब कोई लॉरेंज बल लगेगा, तभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्टिव पे एंटर करे तो वह घूमने लगता है वृत्ताकार मार्ग पर, तो उस समय उसकी रेडियस और उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी एनर्जी आदि आदि के बारे में बात करना होती है, तो उसको हम बच्चों अगले लेक्चर में उठाएंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो धारावाही, शायद आपके कोर्स में भी यही है, जो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाला बल, ये भी एक प्रकार का लॉरेंज बल है, तो वो हमारे लिए यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना। अगला मैं इसमें थोड़ा और आपको बता दूं, जैसे लॉरेंज बल का सूत्र था हमारे पास F = QVV sin थीटा। जरा ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना है ना, सूत्र था QVV sin, ठीक है, ये हमारे पास सूत्र था। तो अगर मैं इसको थोड़ा संशोधित करूं, K × V को लिख दूं मैं x/t, मान लो x दूरी है या L लंबाई है, मान लीजिए लंबाई माने दूरी, दूरी बटे समय बराबर 4, और मैं यहाँ पर B और A में sin थीटा, इस टाइप से अगर मैं इसको ले चलूँ,
ठीक है ना, बी को मैंने एल बटा टी लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर मैं टी को इसके नीचे ले आता हूँ तो हो जाएगा क्यू अपॉन टी इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब क्यू बटा टी बराबर होता है आई, तो आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब आप ध्यान दो बच्चों, कितना कमाल की चीज यहाँ पर निकल करके आई, आप देख पा रहे होगी। ये हमने लॉरेंज बल का एक नया रूप निकाल दिया, नया रूप। वैसे लॉरेंज बल क्या हो जाए, क्यू बी साइन थीटा, लेकिन भी को मैंने लिख दिया एल बटा टी। मान लीजिए कोई आवेशित कण एल दूरी तक जा रहा है टी टाइम में, एल बटे टी लिख दिया और टी साइन थीटा। एल बटे टी का टी यहाँ ले आया, क्यू बटे टी बराबर आई हो गया। तो ये भी लॉरेंज बल का सूत्र है, लेकिन ये किस पर लगता है, ये लगता है किसी धारावाही चालक पर। मतलब यदि कोई धारावाही चालक तार है, कोई धारावाही, जैसे मान लीजिए कोई चालक है, धारावाही चालक है और ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो इस पर भी एक बल काम करता है, उसको हम लॉरेंज बल ही कहते हैं। उसको ये है आवेशित कण पर लॉरेंज बल, वो कहलाएगा धारावाही चालक पर लॉरेंज बल। तो धारावाही चालक, यानी अगर कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो धारावाही चालक पर एक बल कार्य करने लगता है, इसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। उसका मान होता है आई एल बी साइन थीटा। यानी कि जो लॉरेंज बल होता है उसकी वैल्यू जो होती है, किसकी वैल्यू, जो धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, धारावाही चालक, तो उस पर कार्य करने वाले लॉरेंज बल का मान ए होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमारे पास लॉरेंज बल है, काय पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल है, ये है धारावाही चालक पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल। फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू एल इंटू बी साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 है, 90 पर रखा है वो, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आई इंटू एल इंटू बी बन जाएगा। इसी कारण से जब कोई आयताकार लूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो वो घूमने लगता है। क्यों घूमने लगता है, क्योंकि इसमें लॉरेंज बल लगता है। तो इस प्रकार से हमारे लॉरेंज बल की थ्योरी है बच्चों। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सभी को नमस्कार।